रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर अदब से इक़्तिबास है, मगर उसमें ईरान का लिटरेचर है और उसमें फ़ारसी शायरी का ज़िक्र है, शायर का ज़िक्र है। कहा जाता है कि दुनिया में अगर जब से अदब लिखा गया है उसमें अगर 10 किताबों का नाम लिया जाए तो उन 10 किताबों में 6 किताबें ईरान से वाबस्ता हैं, जो सदियों से छपती आ रही हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो कि उसकी ज़बान में वो किताब न छपी हो। उनमें दीवान हाफिज़ भी शामिल है और ये कहते हैं कि चौथे नंबर पर आता है कि दुनिया में इतना फ़्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ छापा गया है वहाँ 6 किताबें फ़ारसी में अब भी नायाब है, इतनी मकबूल हैं कि वहाँ इतनी मकबूलियत की इंतहा है कि ये मदरसों, मकतब और दर्सगाहों में पढ़ाई जाती हैं। दीवान हाफिज़ के जो मौरख़ है, जो शायर है, वो हाफिज़ शिराज़ी हैं। हाफिज़ बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे, शिराज़ में पैदा हुए थे। उसके बाद इब्तदाई दिनों में कहते हैं कि इतनी सलाहियत थी कि उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, इसलिए हाफिज़ कहलाए। नाम उनका ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद था, मगर हाफिज़ हो गए कम उम्री में तो उन्हें हाफिज़ का लक़ब दिया गया। अब शिराज़, बहुत अजीब सी बात है कि 1390 में 64 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से रुखसती पाई थी। शिराज़ वो हाफिज़ दुनिया का वाहिद शायर है जो कभी भी सैलानी नहीं बना, शिराज़ शहर से आगे कभी भी नहीं गया और उसे शिराज़ से इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि वो कहता था कि शिराज़ मेरा शहर है और मैं ख़ुद शिराज़ हूँ, इसलिए उसे हाफिज़ शिराज़ी के नाम से मंसूब किया गया। और एक वाक़या बहुत मशहूर है कि जब तैमूर लंग दुनिया को फ़तह कर रहा था और समंदकर बुखारा को फ़तह करके जब आया था तो शिराज़ में हाफिज़ शिराज़ का चर्चा सुना था, तो उसके सामने आया और उससे गुफ्तगू की। तो शिराज़ ने उसकी फ़तूहात का कोई भी नोटिस नहीं लिया, कहा कि मुझे तुम्हारी दुनिया फ़तह करने से कोई सरोकार नहीं है, और अगर सच पूछो कि मेरे दिल पर एक भी छींटा नहीं पड़ा कि तुम दुनिया को फ़तह कर रहे हो। बहुत दिलचस्प बात है कि उन्होंने एक फ़ारसी शेर पढ़ा था और वो फ़ारसी शेर ये था कि अगर मेरा महबूब शिराज़ का मुझे हाँ कह दे तो मैं उसके तिल पर सारा शिराज़ और समरकंद बुखारा वार कर दूं, यानी कुर्बान कर दूं। तो तैमूर लंग ने कहका लगा कर कहा था कि मैं दुनिया को इस तरह तहसो ताराज कर रहा हूँ और तुम एक तिल की मानंद समरकंद और बुखारा उसे दे रहे हो। तो हाफिज़ ने मुस्करा कर कहा था कि यही तो हाल है, कि यही तो फजूल खर्ची की मानंद मैं आज फाका कसी पर मुस्तवर हूँ, यानी यही फाका कशी तो है जिसने मुझे इस नहज पर लाई है। अली अहमद बरोई साहब की किताब है गुज्ज गुझा अंदर गालड़ी, उसमें हाफिज़ शिराज़ का कहते हैं कि कदीम ज़माने में शिराज़ इल्म व अदब का मरकज़ था, जहाँ बड़े शायर और आलम पाए जाते थे। इसी तरह इस सिंध से बहुत से ऐसे आलम और शायर चले गए जो शिराज़ में बसे, और शिराज़ से बहुत से आलम इस सिंध में आए थे। और हाफिज़ शिराज़ी के आबा व अजदाद भी सिंध से गए थे, वो नस्लन सिंधी थे। उनके हाफिज़ दीवान में देखें कि उनमें सिंधियों की तबीयत पाई गई है, जहाँ बुग़्ज़ और कदूरत नहीं है, एक सूफ़ी मंश का दिल धड़कता है। उसके बाद फ़रिश्ता किताब है, तारीख़ फ़रिश्ता, उसमें एक ख़ूबसूरत वाक़या है हाफिज़ शिराज़ी का। तारीख़ फ़रिश्ता में लिखते हैं कि बहमनी ख़ानदान का एक सुल्तान महमूद बादशाह, वो ख़ुद फ़ारसी का बहुत बड़ा शायर था, शायरों की कदर करता था, अरबी बड़ी जानता था, उसमें भी शायरी करता था। दरबार में बहुत से ऐसे शायर थे जो उनसे फैज़ हासिल करते थे, मगर जब हाफिज़ का उसने चर्चा सुना तो बहुत से तोहफ़े तहाइफ़ पे करके उसे भेजे और एक रुक्का भेजा कि मैं तुम्हारा मुस्तरब रहूँगा, तुम अगर मेरे गरीब खाने पर आओगे। एक बादशाह की दावत थी जो गरीब खाने के अल्फाज में लिखी गई थी। कहते हैं कि जब हाफिज़ के बाद ये बादशाह का रुक्का आया था तो उन्होंने एक फ़ारसी में शेर लिखा था, और वो लिखा था कि शिराज़ मेरे दुनिया का एक ही मरकज़ है, बादशाह का ताज दुश्मनी के लिबादे में ओढ़ा जा सकता है, मगर मेरा शिराज़ ऐसा बेखौफ शहर है जहाँ मैं खुला होकर घूम सकता हूँ।
اور بادشاہ کا تاج اگر سر پہ رکھا جائے تو سر کا درد ہو جاتا ہے، اور میں سر کے درد سے بے نیاز ہوں، اور انہوں نے وہ دعوت مسترد کر دی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حافظ کو کہیں جہاز میں پانی کے لے جایا گیا کہ آپ اس شہر سے نکلیں، مجبور ہو کر انہیں نہ کہا گیا، مگر کہتے ہیں کہ جیسے ہی جہاز میں بیٹھے کہ اتنی تیز ہوا چلی، طوفان آیا کہ وہ جہاز آگے جانے سے رک گیا اور حافظ واپس آ گئے، اور تاریخ میں یہ رقم ہو گئی کہ حافظ شیراز سے باہر نہیں نکلے۔ حافظ کا ایک فارسی میں شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ شیراز تازہ ہوا کا ایسا جھونکا ہے کہ یہ ایسا خوبصورت دل ہے، اگر دنیا پر سجایا جائے اس محبوب کی مانند ہے جو سب سے خوبصورت لگتا ہے، اور اس خوبصورتی کا سارا سرمایہ وہ دل ہے۔ حافظ نے اپنے حافظ دیوان میں اس طرح اشعار لکھے ہیں کہ آج تک دنیا اسے اپنے ساتھ فالو کرتی ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ایران میں چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، وہ حافظ دیوان رکھتا ہے، حافظ کا دیوان اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ایک اور اسپیشلٹی اس دیوان کو حاصل ہے جو دنیا میں کسی بھی دیوان کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے لوگ اس دیوان سے فال نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بخارا کا امیر تھا اور اس کا قیمتی ہار گم ہو گیا۔ اب رات کا وقت تھا، روشنی نہیں تھی، اس نے اپنے کنیز کو کہا کہ دیا لے آؤ، میں ذرا فال نکالوں، میرا قیمتی ہار گم ہو گیا ہے۔ اس نے دیوان حافظ کھولا اور وہ دیا رکھا تو ایک شعر فارسی میں آیا کہ تم جس کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے ہی پاس ہے۔ یہ زوم میننگ تھی کہ جس دل کو تم ڈھونڈ رہے ہو سکون کو، وہ تو تمہارے اندر ہے، اور جو تمہاری چیز کھوئی ہوئی ہے وہ اسی کے پاس ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور اس کے پاس وہ کنیز تھی، اس کنیز پر جب سختی کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہار اسی نے چرایا ہے۔ ایران میں لوگوں کا یہ قوی یقین ہے کہ اگر ہم اس میں سے فال نکالیں گے تو دیوان حافظ شیراز ہمیں وہ فال سے سچی حقیقت بتا دے گا۔ اب آتے ہیں موٹیویشن کے اس پہلو پر کہ وہ مایا پرست نہیں تھے، حافظ مایا سے دور رہتے تھے، اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے، مگر آج بھی 1390 سے 14ویں صدی سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو 7-8 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی حافظ دیوان میں اتنا اثر کیوں ہے؟ جو شخص اوڑھنا بچھونا ایک چیز کو کر لے، مسلسل اپنے کام سے لگا ہو، لالچ اور طمع اس کے اندر میں نہ ہو، کوئی بادشاہ اسے ہلا نہ سکے، کوئی بھی سلطنت اسے ہلا نہ سکے۔ تیمور لنگ جس سے بات کرتے ہوئے لوگ لرز جاتے تھے، اس کے سامنے نہیں آتے تھے، وہ اسے آنکھیں ملا کر اپنے شیراز کی بات کرے، اپنے شاعری کی بات کرے تو ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ اپنے کام میں ڈٹرمائن رہیں، لگے رہیں، مسلسل کام میں لگے رہیں تو ایسا ہی اثر پائیں گے جیسا دیوان حافظ میں حافظ نے اثر پایا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔